गुड मॉर्निंग। पति पत्नी के बीच मधुर संबंध कैसे बने? पृथ्वी पर जन्नत या स्वर्ग को कैसे उतारा जाए? तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि पति पत्नी के बीच में बहुत ही मधुर संबंध होने चाहिए। आज हम देख रहे हैं कि पुरानी परंपराएं और वर्तमान में जो वेस्टर्नाइजेशन है, मॉडर्नाइजेशन है, इसका इफ़ेक्ट और इसका जो क्लैश है, उसकी वजह से ये जो पति पत्नी के संबंध हैं वो बहुत आहत हो रहे हैं। और हम ये पा रहे हैं कि हर दिन अगर हम न्यूज़पेपर्स की स्टडी करते हैं तो हम पाते हैं कि या तो तलाक की घटनाओं में वृद्धि हो रही है अथवा हमारी जो बेटियां हैं वो कई बार ससुराल पक्ष की वजह से या आपसी कलह की वजह से आत्महत्या का शिकार हो रही हैं। तो ऐसी कंडीशन में एक प्रश्न ये उठता है कि एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है, एक बड़ी संस्था है जिसका नाम है विवाह, शादी। लेकिन आफ्टर ऑल मैं ये पाता हूँ कि शादी नामक इस संस्था में प्रवेश करने से पहले किसी भी प्रकार की स्कूलिंग की व्यवस्था नहीं है कि एक सफल और खुशहाली से भरा हुआ वैवाहिक जीवन, मैरिड लाइफ कैसे जी जाए। केवल नासमझी में पति और पत्नी दोनों आपस में प्रयोग करते हैं, दोनों में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं बनती, जिसकी वजह से आए दिन आपसी नोकझोंक होती है और उसकी वजह से संबंधों में जो मिठास होनी चाहिए, संबंधों में जो प्यार होना चाहिए, वो नहीं देखा जा रहा है। शादी ना केवल दो शरीरों का मिलन है बल्कि दो आत्माओं का मिलन है। अगर हम रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम पाते हैं कि इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और यहूदी धर्म, इन तीनों धर्मों में जो पहले आदि पुरुष हैं, जो पहले आदि पुरुष पति पत्नी हैं, वो आदम और हव्वा हैं, जिनको गॉड या अल्लाह ने पृथ्वी पर पहली बार अवतरित किया। और उसके बाद आप देखें कि पति पत्नी का जो रिश्ता है वो आगे बढ़ा और क्रमशः संतति या परिवार और जनसंख्या में वृद्धि हुई। और आज हम देखते हैं कि इस रूप में ये आदम की संतानें हैं, बट आपसी अंडरस्टैंडिंग की कमी से हम पाते हैं कि इनमें ह्रास हो रहा है। दूसरी तरफ आप देखें कि अगर हम हिंदू धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म की ओर दृष्टि डालें तो वहाँ ये माना जा रहा है कि पहले जो आदि पुरुष थे वो मनु थे और शत्रुपा थी। फिलहाल ज्योग्राफिकल रीजन से दोनों के नामों में विभ्रंश हुआ, अंतर आया, लेकिन ये मानवीय दो पूर्वज हैं, आदम हव्वा और मनु या शत्रुपा। स्टार्टिंग से हम आप पाते हैं कि मानवीय इतिहास को हम देखते हैं कि अगर पति पत्नी में अच्छी अंडरस्टैंडिंग ना हो तो ये परिवार नामक जो संस्था है, परिवार का जो सुख है वो प्राप्त नहीं हो पाता। दोस्तों, आप देखें कि पति पत्नी का संबंध ना केवल दो शरीरों का मिलन है बल्कि दो आत्माओं का मिलन है। सफल वैवाहिक जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है कि पति और पत्नी दोनों एक दूसरे को रिस्पेक्ट दें, दूसरे की भावनाओं को रिस्पेक्ट दें, दूसरों की भावनाओं को सम्मान दें। इसके अलावा
पति पत्नी दोनों मिलजुल करके, चूँकि वे हम सफ़र हैं और जीवन रूपी एक लंबे सफ़र में साथ साथ चलने का दोनों ने वादा किया है, तो ऐसी स्थिति में मिलजुल करके आगे के सफ़र को तय करें। जो दोनों के सफल जीवन का आधार है वो है आपसी विश्वास, कि किस प्रकार से दोनों एक दूसरे पर पूरा विश्वास करें। साथ ही साथ दोनों के बीच में बहुत ही अधिक प्यार होना चाहिए और प्यार के साथ इजहार भी होना चाहिए। हम यहाँ बहुत कंजूस हो जाते हैं। हम ये पाते हैं कि ये जो हमारा आखिरकार शादी हो ही गई है, तो ऐसी कंडीशन में अब अगले को मेरे साथ पूरे जीवन रहना है, और ऐसी कंडीशन में हम उनके बड़े कामों या छोटे कामों में हम एप्रिसिएशन नहीं करते, हम तारीफ़ नहीं करते एक दूसरे की, जिसकी बल्कि कमियां ढूंढते हैं। एक दूसरे पर विश्वास ना करने की वजह से या एक तरह से हम ईगो का शिकार रहते हैं और बराबर ये कहते हैं कि भाई वो गलत है, मैं सही हूँ। हमें मिलजुल करके मामलों को तय करना होगा। हमें इस भावना को त्यागना होगा कि वो गलत है और मैं सही हूँ। जहाँ भी गलती हो, हमें आपस में बैठकर उन समस्याओं का, जिन पर हमें कंट्राडिक्शन है, उसे हमें दूर करना होगा। हम आप पाएँ कि देखिए, स्वर्ग या जन्नत ये ऊपर है, लेकिन वास्तव में अगर ज़मीन पर हमें जन्नत और स्वर्ग बनाना है, पूरे परिवार में एक सुख का संचार पैदा करना है, तो ऐसी कंडीशन में बहुत ज़रूरी है कि ये जो पति और पत्नी का जो रिलेशन है, ये बहुत ही मजबूत होना चाहिए। हम एक दूसरे की भावनाओं को, इमोशंस को रिस्पेक्ट दें। एक दूसरे के जो ड्रीम्स हैं, सपनों को इम्पोर्टेंस दें। अगर जीवन साथी कुछ करना चाहता है तो हम उसका सहारा बने, हम उसका सपोर्ट सिस्टम बने। हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर पत्नी भी कुछ करना चाह रही है तो ऐसी कंडीशन में हमें ये नहीं कि आप ये काम नहीं कर सकते। नाउ वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक वर्ल्ड। हम एक लोकतांत्रिक विश्व में रह रहे हैं, जहाँ समानता, स्वतंत्रता और आपस में भाईचारा और न्याय, ये पिलर्स हैं डेमोक्रेसी के। तो अगर परिवार में भी डेमोक्रेसी हो, हम झल्ला कर कभी भी अपने जीवन साथी को जवाब ना दें। बहुत ही प्यार से आपस में बात करें, दूसरे की भावनाओं को समझें, रिस्पेक्ट दें, दूसरे का सहारा बनें। एक जो मिडवल सोच है, जो मध्यकालीन सोच है कि केवल पत्नी का काम है सेवा करना, ये भावना हमें बदलते हुए इस परिवेश में इस भावना का त्याग करना होगा। आज का जो युग है, इसमें बहुत ज़रूरी है कि हम एक दूसरे का संबल बने, और हम अगर मध्यकालीन सोच के आधार पर चल रहे हैं, हमें देखना होगा कि हमारा जो लाइफ पार्टनर है वो एजुकेटेड है, वो मॉडर्न जो है समयावेश में, मॉडर्न एटमॉस्फेयर में पला बढ़ा है, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल में विश्वास करता है, आधुनिक सोच को रखता है। तो ऐसी कंडीशन में अगर हम पूरी तरह से मध्यकालीन सोच और रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से, और वो भी वन साइडेड रिलीजियस पॉइंट, क्योंकि रिलीजन्स में भी अगर हम आप देखें तो ये पाते हैं कि जो जीवन साथी है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रिश्ता है। चाहे हम हिंदू धर्म में देखें तो वहाँ जो बहुत सारे संस्कार हैं वो पत्नी के बिना पूरे नहीं होते थे और आज भी नहीं होते हैं। इसी प्रकार से हम इस्लाम और क्रिश्चियनिटी और यहूदी धर्म में, इन धर्मों में, मजहबों में भी बराबर ये कहा गया है कि आफ्टर ऑल
दोनों जो जीवन साथी हैं, हम सफ़र हैं, वो मिलजुल करके आपसी अंडरस्टैंडिंग के साथ रहें और एक दूसरे से बहुत ही प्यार करें। पत्नी का ये फ़र्ज़ है कि पति को रिस्पेक्ट दे और साथ ही साथ घर की वो मालकिन है और ऐसी कंडीशन में कोई भी ऐसा काम वो ना करे जिससे पति का जो रिस्पेक्ट है, उसका जो सम्मान है, वो किसी भी तरह से कमतर हो। हमारे सामने अगर इस्लाम मज़हब में देखें तो हम पाते हैं कि बीवी खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और अन्हा और साथ ही साथ बीवी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और सरकार सैयदना बीवी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बड़े बड़े एग्जाम्पल्स हैं, जिन्होंने अपने पूरे जीवन एक बहुत ही खूबसूरती के साथ अपने हस्बैंड्स का, अपने पतियों का, अपने शौहरों का साथ दिया, जिसकी वजह से आज हम उनके कंट्रीब्यूशन को याद करते हैं। वहीं अगर हम हिंदू धर्म में देखते हैं तो पाते हैं कि माँ सीता का कैरेक्टर, सावित्री का कैरेक्टर, ये हमें याद दिलाते हैं कि किस प्रकार से हमें एक महिला के रूप में, एक पत्नी के रूप में अपने पतियों का हमसफ़र बनना चाहिए। तो यहाँ मैं पाता हूँ कि पति और पत्नी में जो कंट्राडिक्शन जो पैदा हो रहा है, उसकी वजह ये है कि दोनों हो सकता है कि अलग अलग वैल्यूज़ में पले हों और चूँकि कोई स्कूलिंग नहीं है, वैवाहिक संस्था में जाने से पहले कोई स्कूलिंग नहीं होती है, तो ऐसी कंडीशन में एक जो पुरानी जो हमारी परंपराएं चली आ रही हैं और उस आधार पर इस इंस्टीट्यूशन को चलाया जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारी जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं और बड़ी संख्या में मैं पाता हूँ कि पारिवारिक जीवन सुखमय नहीं है और साथ ही साथ अगर ज़्यादा कंट्राडिक्शन और ज़्यादा विरोध बढ़ जाते हैं तो नौबत ये आती है कि मामले तलाक तक जा रहे हैं। यहाँ पर जो पेरेंट्स हैं, इनकी भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण है। मैं पाता हूँ कि कई समाजों में ये देखा जा रहा है और ये पाया गया है कि अगर वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सफल जो वैवाहिक जीवन गुजर रहा है, तो पेरेंट्स जो है बहुत अधिक जो है अपनी बहू और बेटे के मैटर्स में इंटरफेरेंस नहीं करते, क्योंकि जब हम ज़्यादा इंटरफेरेंस करते हैं तो वहाँ भी प्रॉब्लम खड़ी होती है। सास भी कभी बहू थी। सास जैसे ही आगे के जीवन में आती है तो वो अपने वो पत्नी वाले रोल को भूल जाती हैं, उन सारी चीज़ों को, दृष्टांतों को वो नहीं याद रखती हैं और अगर बाय द वे उसके साथ उसकी सास ने मिसबिहेव किया होगा तो वो उसी ट्रीटमेंट को अपने आने वाली पीढ़ी के साथ भी करती है। तो ऐसी कंडीशन में आप देखें कि उसकी जनरेशन में तो प्रॉब्लम रही ही, साथ ही साथ जो उसके बेटे और उसकी जो बहू की लाइफ है वो भी सफ़र करती है। तो ज़रूरत ये है कि आखिरकार पति पत्नी बहुत ही अंडरस्टैंडिंग के साथ, चूँकि जो पति है उसके सामने दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं। एक तरफ उसे बैलेंस बनाना है अपने पेरेंट्स के साथ और दूसरे साइड बैलेंस बनाना है अपनी पत्नी के साथ। तो ऐसी कंडीशन में वो न्याय और समानता का व्यवहार करे और अपनी धर्मपत्नी जो विवाह या निकाह में उसके साथ आई है उसकी पूरी केयर करे। अगर उसे इट मे बी कि हो सकता है कि घरेलू कामकाज में वो इतना परफेक्ट ना हो, तो ऐसी कंडीशन में दीन में भी ये कहा गया, मजहब में भी कहा गया कि औरत दासी नहीं है, गुलाम नहीं है। अगर वो आपकी हमसाहिनी है, वो उसको आपको
प्रेम करने के लिए पैदा किया गया है। तो ऐसी कंडीशन में आप अगर वो काम नहीं कर पा रही है तो ऐसी कंडीशन में आप उसके लिए दासी की व्यवस्था करें, लेकिन आप उसे मजबूर नहीं कर सकते काम करने के लिए कि उसे वो काम करना ही चाहिए। तो आप देखें कि यहाँ हम पा रहे हैं कि जो कंट्राडिक्शंस आ रहे हैं कि वन साइडेड जहाँ मैरिज होती है तो ये मान लिया जाता है कि शादी के बाद एक दूसरे घर की बेटी जो हमारे यहाँ आई है बहू बनकर, अब हमें एक ये परमानेंट दासी मिल गई और ये हमारी पूरी तरह से सेवा करेगी, और जो मर्द हैं वो जो है किसी तरीके से सहायता नहीं करेंगे। तो आप देखें इसके दो साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं। एक तो जो बहू है, जो लड़की है, जो दूसरे घर में शादी होकर के आई है, वो जब पाती है कि जो उसके सास और ससुर हैं वो रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं, वो उससे प्यार नहीं कर रहे हैं, बल्कि बराबर वो दूसरे लोगों का एग्जाम्पल रख करके उसको टॉर्चर करते रहते हैं, उसको ये सीख देते रहते हैं कि यू आर इनकम्प्लीट, आप अधूरे हैं, फला परफेक्ट है, आप उस जैसे नहीं बन सकते। यहाँ आप देखें कि मेनली परिवार में जो टूटन है वो शुरुआत हो जाती है। जो होने वाली बहू है वो अपने सास ससुर के साथ नहीं रहना चाहती, चूँकि सास ससुर भी जो है बगैर स्कूलिंग के परिवार नामक संस्था को चला रहे हैं। आखिरकार उन्हें फ्रीडम देना चाहिए, उन्हें प्यार देना चाहिए, और जो दूसरे घर की अपने परिवार को त्याग करके जो लड़की आपके घर में आई है, हमें उसे प्रॉपर अफेक्शन और प्रॉपर रिस्पेक्ट देना चाहिए। उसकी खासकर जो उसके इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, उनको हर्ट नहीं करना चाहिए। तो ऐसे में हम पाएंगे कि आखिरकार जो बहू है वो आपके साथ रहेगी, आपकी सेवा शुश्रूषा करेगी। हम खुद अपने कार्यों से उसे दूर करने पर मजबूर हो जाते हैं। चाणक्य ने एक कोटेशन दिया था कि न कश्चित कस्यचिद मित्रम न कश्चित कस्यचिद रिपुआ व्यवहारेण जायन्ते मित्राणि रिपवस्तुता। ना कोई किसी का दोस्त होता है और ना कोई किसी का दुश्मन होता है। हमारे अपने व्यवहार से दोस्त और दुश्मन बनते हैं। तो हमें इस बात पर विचार करना चाहिए कि आफ्टर ऑल ये जो परिवार नामक संस्था है, जो सुखी दाम्पत्य जीवन है, वो किसकी वजह से जो है, जो एक आनंद आना चाहिए, जो जीवन में एक सुख आना चाहिए, वो जो है किस तरह से पैदा हो। जो लड़कियां हैं जो जीवन साथी बन कर के दूसरे के साथ जा रही हैं, उनका भी फर्ज बनता है कि वो अपने शौहर, अपने पति को पूरा रिस्पेक्ट दें, उसकी भावनाओं को रिस्पेक्ट दें, उनसे पूरा प्रेम करें, और पति और पत्नी कभी भी एक दूसरे के साथ धोखा न करें, क्योंकि धोखा वो जहर है कि जो परिवारों को टूटन की कगार पर ले जाता है। तो अगर चाहते हैं कि परिवार में फ्रैक्शन ना हो तो आपसी विश्वास बहुत ज़रूरी है। बेटियां जो दूसरे घर में जा रही हैं, उन्हें अपनी होने वाली सास के साथ बिल्कुल माँ जैसा व्यवहार करना चाहिए, बल्कि सास के दिल को जीतने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन वहाँ हम पहले से ही एक फीलिंग और एक भावना ले कर के जा रहे हैं कि भाई हमें रिस्पेक्ट नहीं देना है। तो ऐसी कंडीशन में याद रखें, ये एक आपके लिए सबक है कि अगर हम अपने सास और ससुर जो हमारे फादर और मदर की तरह हैं, अगर हम उन्हें रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं तो कोई गारंटी नहीं कि आपके होने वाले बेटे और बहू आपको रिस्पेक्ट दे पाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में
जो सफल और सुखी जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि इस परिवार नामक संस्था को इतना सुंदर बनाया जाए, वैवाहिक जीवन को इतना अच्छा बनाया जाए कि जिससे इसमें खुशियाँ ही खुशियाँ हों और जन्नत जो है वो यहीं ज़मीन पर बन जाए। इसके लिए ज़रूरी है, यहाँ हम पाएंगे कि हमारे जो इस्लाम जगत के लोग हैं, अगर वो हज़रत मोहम्मद साहब के किरदार को अपने जीवन में उतार लें तो इसमें कोई दो राय नहीं कि वो बहुत ही सफल हमसफ़र बनने में सफल होंगे। हज़रत मोहम्मद साहब घर में खुद जो है काम करते थे, अपने काम तो करते ही थे और अपनी जो भी उनकी बीवियां थीं उनके साथ मिल कर के जो है काम बटाते थे। यानी जो कि रिलीजियस हेड थे, पॉलिटिकल हेड थे, उनका किरदार हमें ये सबक देता है कि यहाँ, और मैं ये कौम में पा रहा हूँ कि नहीं नहीं, ये जो बहू और जो बेटी दूसरे घर की आई है यही काम करेगी, ना मैं करूँगा, मैं हाथ बटाऊँगा और ना मेरा बेटा करेगा। तो ऐसी कंडीशन में जाहिर है कि जो परंपराएं हैं, ट्रेडिशंस हैं और जो मॉडर्न इफ़ेक्ट्स है, वेस्टलाइजेशन इफ़ेक्ट है, इन सब के इफ़ेक्ट की वजह से अगर हम बैलेंस नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम आएगी। हज़रत मोहम्मद साहब का जब हम किरदार देखते हैं तो ये पाते हैं कि किस प्रकार से वो जब भी अपनी पत्नियों से मिलने जाते थे तो अपने को तैयार करके जाते थे, अपने साथ कंघा रखते थे, आईना रखते थे, और जब वो पाते थे कि नाउ आई एम, मैं ठीक हालत में हूँ, तभी वो जाते। ये नहीं कि बाल बिखरे और हम अपने आप को मेंटेन नहीं रख रहे हैं। तो ये सबक हज़रत मोहम्मद साहब ने अपने किरदार से दिखाया कि आफ्टर ऑल हमें अपने जीवन साथी को इग्नोर नहीं करना चाहिए। ये नहीं कि अब तो ये आ ही गई है मेरे निकाह में, मेरे साथ शादी में मेरे साथ आ ही गई है और अब ये पूरे जीवन रहना है, मैं किसी भी हालत में रहूं। नहीं, पति पत्नी दोनों को अपने आप को टिल डेथ, मौत आने तक बराबर अपने आप को सही हालत में रखना चाहिए, एक दूसरे के लिए सजना संवरना चाहिए और एक दूसरे की केयर करना चाहिए, एक दूसरे के इमोशंस का बहुत। हज़रत मोहम्मद साहब ने कहा कि जब भी लोगों से मिलो तो आपस में तोहफे दिया करो, लेकिन अब तोहफों को चापलूसी मान लिया गया। नो, प्यार बढ़ाने में तोहफों का एक्सचेंज बहुत ज़रूरी है। आपस में तोहफे दीजिए। टाइम टू टाइम ऐसे मोमेंट्स आते हैं, एनिवर्सरी, बर्थडे, यहाँ पर हमें दूसरे को अच्छा एहसास कराने के लिए या बीच बीच में कभी कभी हमें अपने लाइफ पार्टनर को, अपने घर के जो सदस्य हैं, उनको तोहफे देना चाहिए। तो आप देखें कि ये परिवार नामक जो बड़ा इंस्टीट्यूशन है, हमें इस बात को एक्सेप्ट करना होगा, हमारी माँओं को इस बात को एक्सेप्ट करना होगा कि जो हमारी अपनी बेटियां थीं अब वो दूसरे के घरों में बहू बन गई हैं। अब हमें जो आने वाली लाइफ है वो जो बेटी बन कर के जो बहू हमारे घर आई है वो उसके साथ स्पेंड करना है। नाउ दे आर रिलेटिव्स, अब वो बेटियां हमारी मेहमान बन गई हैं और ये बेटी हमारी अपनी बेटी बन गई है। तो ऐसी कंडीशन में कदापि हम अपनी बेटियों से बहू का कंपैरिजन ना करें। उसमें जो भी कमियां हैं उन कमियों को सुधारने के लिए माँ, जिस तरह माँ अपने बेटियों को संभालती है, प्यार से कभी कभी खुद हेल्प करती है, अगर इस तरह की फीलिंग हमारे अंदर आ जाती है तो कोई दो राय नहीं कि जो बहू है वो बेटी के बतौर आखिर अपने माँ बाप के साथ, अपने सास ससुर के साथ क्यों नहीं रहना चाहेगी। और वहीं मैं ये भी कहूँगा कि जो बेटी दूसरे के घर में बहू यानी बेटी बन कर के जा रही है वो अपने सास ससुर
जो कि अब रियल पेरेंट्स में तब्दील हो गए हैं, उनको बहुत ही रिस्पेक्ट दे, उनकी बहुत ही केयर करे। हमें इस दुनिया के साथ साथ उस दुनिया जिसे हम परलोक कहते हैं, उसकी भी फिक्र होनी चाहिए। और साथ ही साथ हमें प्रैक्टिकल ग्राउंड पे आकर ये भी देखना चाहिए कि एज यू सो शैल यू रीप। जैसा बोओगे वैसा काटोगे। अगर आज आप अपने सास ससुर, अपने परिवार के मेंबर्स के साथ, अपने पति के साथ अच्छा सलूक करते हैं, तो जाहिर है कि आने वाली जो हमारी पीढ़ी है, जो जनरेशन है, वो भी हमारे साथ उससे अच्छा व्यवहार करेगी। तो यहाँ एक लेसन है हम सभी के लिए, चूँकि मैं पा रहा हूँ समाज में पारिवारिक विघटन भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से हो रहा है। जो प्यार नामक परिंदा है, वो लगता है परवान चढ़ गया, यानी गायब हो गया है। बस जीवन गुजारे जा रहे हैं। बट जीवन में जो परफेक्शन होना चाहिए, जो प्यार होना चाहिए, वो उसकी कमी होती जा रही। तो वजह है आपसी अंडरस्टैंडिंग की। हम दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें। और दोस्तों, कभी भी पति और पत्नी दोनों एक दूसरे से ऊंची आवाज़ में बात न करें, उसको डांटे डपटे नहीं। आखिरकार वी आर लाइफ पार्टनर्स, तो बैठकर बात करते हैं। जो भी प्रॉब्लम है उसको मिल बैठ करके हमें सुलझाना चाहिए। हम दूसरों के लिए सॉन्ग लिखते हैं, शायरी लिखते हैं, कविताएं लिखते हैं। कभी अपने लाइफ पार्टनर के लिए भी 2 लाइन्स लिखें। हाँ, उसे अच्छा एहसास कराएं और आप पाएंगे कि आपका ये जीवन हसीन से हसीनतर खूबसूरत होता चला जा रहा है। और परिवार, जो फैमिली नामक इंस्टीट्यूशन है, जो संस्था है, वो यहीं पर जन्नत बन गई है। तो दोस्तों, आप सब बहुत ही समझदार हैं। मुझे पूरा यकीन है कि हम सब बहुत समझदारी से, बहुत प्यार से इस परिवार नामक संस्था को अच्छा बनाने और खूबसूरत बनाने की पूरी कोशिश करेंगे।